कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत गुप्ता जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। हेमंत जी, गाज़ियाबाद एनसीआर के साथ साथ बहुत क्षेत्रों में आपकी काफ़ी लोकप्रियता है और बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। बहुत बहुत आपको बधाई। अरे सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी हेमंत जी, आप हर तथ्यों पर अपनी बेबाक टिप्पणी हमेशा रखते हैं। उसी कड़ी में जो हमारा न्यूज़पेपर है आज का मतदाता, उसका लक्ष्य है कि बजट पर एक बेबाक टिप्पणी आपकी जनता के समक्ष जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि 2025 जो वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बजट पेश किया, उसको किस नज़रिए से और कितना सुखमय देखते हैं आप? बजट अगर हम देखें तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा बजट इस बार रहा, क्योंकि मिडिल क्लास पर्सन्स को काफ़ी टैक्स में छूट दी गई और सभी खुश थे कि 7 लाख से बढ़ा कर के सीधा 12 लाख कर दी गई लिमिट। और जो उनका मेन मोटिव था कि भाई टैक्स में रिडक्शन हो, ग्रोथ आए, तो वो मेरे ख्याल से इससे शायद आएगी। सर, इसके पूर्व आपसे जब बातचीत हो रही थी तो वित्त मंत्री ने खुद स्वीकारा है कि इस डिडक्शन से 1 लाख करोड़ के आसपास सरकार को नुकसान होगा। सर, तो उसकी भरपाई कैसे होगी सर? सर देखिए, इंडिया इज़ ए ग्रोइंग इकोनॉमी। विकसित भारत का लक्ष्य हम 2047 का लेके चल रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं जानता हूं कि निर्मला जी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो 1 लाख करोड़ का जो एक्स्ट्रा बर्डन आएगा वो बेसिकली हम अपना ये जो फिस्कल डेफिसिट है 4.8 लास्ट ईयर था, तो उन्होंने इसको भी घटा करके 4.44 किया है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टारगेट्स रखे हैं। जो उनकी ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग हुई है उसमें करीबन जो हमारी ऑब्स्ट्रैक्ट संपत्ति पड़ी हैं, नेशनल असेट्स हैं करीबन 1 लाख करोड़ की, वो शायद उसको सेल करने का प्लान कर रहे हैं अगले 2-3 सालों में, और जिससे कि गवर्नमेंट को भी नुकसान ना हो और पब्लिक तक उसका बेनिफिट पहुंचाया जाए। सर, इनडायरेक्ट वे में जैसे कि जो टैक्स का पैसा बचेगा, सर म्यूट कर दें ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बार बार कॉल आता रहेगा। सर, मैं ये बोलना चाह रहा था आपसे कि जो ये नुकसान होगा तो मध्यम वर्ग के जो छूट दिया गया है वो अपने पैसे को कहीं न कहीं खर्च करेगा, तो क्या इनडायरेक्ट वे में जीएसटी के रूप में सरकार का कलेक्शन बढ़ेगा? सर, इसमें जो पैसा बचेगा उसमें सरकार का मोटिव ये है कि वो पैसा या तो बैंकों में डिपॉजिट्स के तौर पे आए या उसको खर्चा किया जाए प्रॉपर तरीके से। अगर खर्चा करते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो जीएसटी के रूप में अपने पास टैक्स का कलेक्शन आएगा। और यदि वो बचत करते हैं, बैंकों में पैसा रखते हैं या म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे भी इकोनॉमी को ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मेन पिलर बैंक्स ही हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही हैं। हेमंत जी, एक सवाल ये है, आप अक्सर सुनते होंगे कि चर्चा में है अमृत महोत्सव। हमारा देश 75 साल काल में बहुत स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे है। ये मीडिया में और पेपर में सुनते होंगे, लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आपसे कि क्या वजह है इतना अच्छा मोदी कार्यकाल, इतनी अच्छी उनकी मंत्रिमंडल, इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन डॉलर के मुकाबले पैसा मजबूत क्यों नहीं हो रहा? सर, कहाँ पे कमी आ रही है? सर, इसमें बेसिकली हमारी इकोनॉमी का रोल ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी की वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है या रुपया नीचे जा रहा है। उसका मेन मोटिव ये है कि सर अभी वर्ल्ड में काफ़ी उथल पुथल हो रही है। आप देखेंगे तो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने अभी अपनी एक करेंसी लाने की प्लानिंग करी, जैसे यूरो लाए या उधर जो यूरो करेंसी बनाई गई, या ब्रेक्सिट जब ब्रिटेन में एक नई करेंसी का लाए थे, वो यूरो ही लाए थे पाउंड वगैरह के मुकाबले। तो यूरो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया डॉलर के मुकाबले। तो उससे अभी ट्रंप से जो मीटिंग हुई है मोदी जी की, उन्होंने भी इस चीज़ को इग्नोर किया कि भाई आप ब्रिक्स वाले ये करेंसी मत लाइए, अदरवाइज़ मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो बेसिकली हम तो ये जानते हैं कि अगर हर कंट्री अपनी करेंसी में डील करना शुरू कर दे तो भविष्य में तो ऑब्वियसली फिर डॉलर को नीचे आना ही पड़ेगा।
लेकिन अभी क्या है कि डॉलर को हमने सबसे सर्वोपरि बनाया हुआ है। आज मैं पढ़ रहा था, ऐसे ही आप से मुलाकात से पहले ऐसे ही पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने पढ़ा कि पहले कभी ये डिसाइड हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले कि जो सोना है वो सोना यूएस के पास रखा जाएगा और उस सोने के अगेंस्ट में डॉलर इशू करेगा अमेरिका, और वो हर कंट्री के हिसाब से वो चलेगा। अभी वो चीज़ 73 या 74 या 75 में वो कैंसिल हो गई। अब जो डॉलर है वो मार्केट रेट पे चलता है, अब उसका उस सोने से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर नोट छापने हैं इंडियन गवर्नमेंट को तो उसे गोल्ड बॉन्ड देने पड़ेंगे, तो भी नोट छाप। ऐसे ही डॉलर्स का है, डॉलर्स में अगर नए डॉलर्स छापने हैं तो उन्हें गोल्ड में वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें सर हैं। अभी इस चीज़ में खैर मैं बहुत जल्दी कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा कि जी कब उठेगा क्या उठेगा, लेकिन आने वाला समय मोस्ट प्रॉब्ली ठीक होगा, अच्छा होगा। देखिए सर, एक राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, वो कुछ भी चुनाव के लिए बोलती हैं, उनका एक अपना एक उद्देश्य होता है, उनके हित में होता है। लेकिन जो आर्थिक आंकड़े पेश होते हैं उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का लोग बहुत विश्वास करते हैं। ये तो है कि हमारा जो रुपए की वैल्यू है अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा निचले स्तर पे है, ये तो हम मानते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ये बिल्कुल आंकड़ों में कहीं छुपाव नहीं है, ये सच है। अब कब बढ़ेगा राम जाने कब बढ़ेगा। लेकिन सर उसका मेन ये नहीं है कि सिर्फ रुपया ही नीचे है, और देशों की करेंसीज भी नीचे है डॉलर के मुकाबले। डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हुआ है पीछे, अब उसके क्या रीजन बढ़ेगा राम जाने कब बढ़ेगा। लेकिन सर उसका मेन ये नहीं है कि सिर्फ रुपया ही नीचे है, और देशों की करेंसीज भी नीचे है डॉलर के मुकाबले। डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हुआ है पीछे, अब उसके क्या रीजन हैं सर, इंटरनेशनल रीजन भी हो सकते हैं कुछ। सर अगर हम लोग का जो एक्सपोर्ट है, जैसे इस बजट में बहुत सारी प्रावधान किया गया है कि एक्सपोर्ट बढ़े। एक वक्त था भारत देश में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, लेकिन कुछ समय से देखा ये जा रहा है कि हमारी बहुत सारी जो कंपनियां थी वो ट्रेडिंग में बदल गई। हम चाइना से जितने साल्ट हुए या और बहुत सारे मतलब तैयार किए गए पदार्थ को हम लेना पसंद करते हैं भारत देश में बनाने के बजाय। तो एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए सर। सर एक्सपोर्ट तो ऑब्वियसली हमारा ठीक ठाक हो रहा है, और गवर्नमेंट का इस बजट में ये फोकस भी रहा कि एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डॉलर अगर मजबूत है भी तो इकोनॉमी में पॉजिटिव आएगा। हम चाहते हैं कि इंपोर्ट कम हो, हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो। इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। अभी मैं अपोजिशन लीडर हैं राहुल जी, उनका सुन रहा था तो उन्होंने भी यही बोला था कि आप प्रोडक्शन पे ध्यान रखिए, प्रोडक्शन बढ़ाइए, डाटा कलेक्ट करिए। कल आप अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि बस असेंबलिंग करें और असेंबलिंग करके एक्सपोर्ट कर दें। हम कह रहे हैं हम प्रोडक्शन करें, हम असेंबलिंग के लिए जो पार्ट चाइना से परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ना करें, हम अपने यहाँ पे उनको मैन्युफैक्चरिंग करें। जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के बजाय मेड इन इंडिया। हाँ, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट मोदी जी लाए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मेड इन इंडिया है ना, वो होगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की यूनिट्स अभी आप देखिए कर्नाटका में 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, वो सेमीकंडक्टर यूनिट्स में आ रहा है। वो मोदी जी भी ने भी अभी कहीं पे डिक्लेयर किया था कि सेमीकंडक्टर यूनिट्स इंडिया में ही बनेंगी। और सेमीकंडक्टर आज की डेट में मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बेसिक चीज़ है। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में होगी तो ऑब्वियसली फिर इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंट नहीं होंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा सर। तब फिर हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत होगा, मजबूत हो जाएगा जी। तो एक बड़ी कठिन परिश्रम है सर, सर इसीलिए मोदी जी का जो विजन है सर वो 2047 का है। हाँ। वो ये नहीं है कि छोटा टारगेट पंचवर्षीय योजना लेके चल रहे हैं, जी। तो वो बड़ा विजन लेके चल रहे हैं ऑब्वियसली, और होपफुली भगवान ने चाहा तो जरूर है सर। हाँ हेमंत जी, 2-3 मुद्दे हम और बात करेंगे बजट पे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करना संभव नहीं है। इस बार एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की प्रयास किया गया है, और सर दूसरा ये जो स्टार्टअप योजनाएं हैं, अब देखिए स्टार्टअप योजना में अमेजॉन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, ये सोच थी। तो भारत देश के युवाओं का जो स्टार्टअप योजना है
उसमें बड़ा फोकस किया गया। थोड़ा बारीकी से बताएंगे सर उनको छूट या लोन देने की कैपेसिटी में कितना बढ़ावा दिया गया? सर एमएसएमई में इस बार ड्रास्टिक चेंजेस किए गए। जो हमारा एमएसएमई में बेसिकली पहले इन्वेस्टमेंट यदि 25 करोड़ था तो अभी उसे 50 करोड़ मतलब जस्ट डबल किया गया है। डबल टेबल किया हाँ, करीबन टर्नओवर अगर किसी की 50 करोड़ थी तो उसको 100 करोड़ तक लेकर गए हैं। तो एमएसएमई में कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां कवर हों। जो पुराने समय में नहीं शामिल थी उनको भी शामिल किया। हाँ, नए में कवर हों ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा बिजनेस एमएसएमई में कवर होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट बैंक से लोन लेने में उनमें उनको होगा। और बहुत सारी चीज़ों में अभी गवर्नमेंट का एक नया लास्ट ईयर सर बड़ा एक विवादास्पद कहूँगा मैं, एक क्लॉज आया था कि एमएसएमई से अगर कोई बंदा काम करता है तो दैट इज़ उसकी जो पेमेंट टर्म्स हैं सर वो 45 दिन में उसको फाइनल पेमेंट करनी ही करनी है एमएसएमई की। और नहीं करती और नहीं करती नहीं सर, नहीं करेगी तो उसको इंटरेस्ट भी देना है और सर उसका जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा, उस पर इनकम टैक्स देना है। जी। तो सामने वाले पे बहुत सारी बाउंडेशन डाली गई एमएसएमई को लेकर के। तो एमएसएमई पे फोकस गवर्नमेंट का है, इसीलिए उनको बढ़ाया गया। इसी तरह स्टार्टअप में भी 5 साल का टेन्योर बढ़ा दिया गया। पहले जो 2025 तक 31 मार्च 2025 तक था स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करा करके एग्जेम्पशन लेने का, उस डेट को बढ़ा करके 31 मार्च 2030 कर दिया गया है। तो स्टार्टअप में भी बेसिकली 3 साल की टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप कभी भी 3 साल की एग्जेम्पशन उसमें ले सकते हैं। तो सरकार का फोकस सर उसमें इस बार बजट में बगैर सुरक्षा मानकों के लोन देने की प्रक्रिया रखा गया है स्टार्टअप के लिए। सर वो शुरू से है और स्टार्टअप को तो बेसिकली फोकस शुरू से ही कर रहे हैं क्योंकि उस पर टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं है बिल्कुल, है ना। 3 साल के लिए वो टैक्स एग्जेम्पशन ले सकता है। और स्टार्टअप का बेसिकली फंडा क्या है कि स्टार्टअप को प्रमोट इसलिए किया जा रहा है कि मैन पावर रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो। और उसका एक स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन का सर बड़ा टिपिकल एक उसका क्राइटेरिया है कि आपका जो आइडिया है वो बहुत यूनिक होना चाहिए। अगर वो आप कोई यूनिक काम कर रहे हो, अभी मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, वो स्टार्टअप को लोन देती है सर, वो मिनिस्ट्री उसको लोन देती है और वो आगे स्टार्टअप को देती है। तो मैं स्क्रीनिंग कमेटी में हूँ उसमें। तो मैंने देखा सर लोग बड़ा ड्रास्टिक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। एक टी शर्ट है सर, वो भांग से टी शर्ट बनाई हुई है उसने और वो टोटली ठंडी रहती है। अच्छा। और मतलब इस तरीके का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोग मार्केट में और पता ही नहीं है लोगों को। स्टार्टअप इज़ ए वेरी यूनिक एक तरीके का आपका आइडिया है। आइडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हाँ, यूनिक आइडिया है सर और गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। आई लाइक इट। सर अगर बगैर सुरक्षा मानकों की जो उनको लोन दिया जा रहा है, क्या भविष्य में कुछ ऐसा अंदेशा आप लगा सकते हैं कि वो रिटर्न ना हो पाए पैसा? सर देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वो वापस होगा या नहीं होगा या बैड डेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया जैसे अभी मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो लोन देती है। तो करीबन उन्होंने 12 स्टार्टअप्स को लोन दिए, 2 लोग डिफ़ॉल्टर हो गए। तो अभी मैं नहीं इस बारे में कोई भी कमेंट कर सकता। कुछ तो होता है सर। तो ये तो आप मान के चलिए कि हम आइडिया को आज लेकर के चल रहे हैं कि भाई ये आइडिया मेरा सक्सेसफुल आइडिया है और ये मेरी प्री एजम्पशन है। अब एजम्पशन कितनी सक्सेसफुल होगी ये नहीं पता ना सर। राइट। लेकिन सरकार की योजना स्टार्टअप के लिए और एमएसएमई को लेकर के बहुत अच्छा है, जोड़कर उनको लाभ देना है। सर एक बड़ा सवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत गुप्ता जी और था मेरा कि इनकम टैक्स से लोग डरते थे शुरू से, इस बार क्या इनकम टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी सर देखिए, इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी और इनकम भी बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया सर कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना है। दूसरा, गवर्नमेंट बेसिकली ये मानती है कि इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो या कोई भी टैक्स अथॉरिटी हो, वो टैक्स पेयर्स की बेनिफिट के लिए है। और इस बार बजट में साफ साफ कहा भी गया है, जो नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो टैक्स पेयर फाइल कर दे पहले उसको आप ठीक मानिए। हर चीज़ को आप ये मत मान के चलिए कि इसमें संशय है या संदेह है। जब आपके पास पुख्ता सबूत हों तभी आप उसको स्क्रूटनी में लेकर के आइए। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि टैक्स पेयर और वो फ्रेंडली काम करें, आपस में मिलकर के काम करें, जिससे कि ग्रोथ तभी होगी सर। और जो फीस वगैरह की प्रक्रिया थी वो अच्छी है?
फेसलेस असेसमेंट चल रहे हैं सर। और फेसलेस में मैं भी असेसमेंट कराता हूँ। सबसे पहली बात तो क्या है सर कि इसमें जो बीच में पहले गड़बड़ थी वो अब गड़बड़ नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। अच्छे तरीके से असेसमेंट हो जा रहे हैं। कहीं कहीं पे दिक्कत आ रही है, कहीं कहीं पे एक्चुअली क्या है हम लोग अपनी बात को नहीं समझा पा रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट ला रही है, उसमें भी पर्सनल हियरिंग का ऑप्शन लाई है। सर बस 5 मिनट आपका हो लेंगे। जो बजट है सर, बजट में वो चाहे सौर ऊर्जा हो या ई वैकेट्स हो या बहुत सारे नए यूनिट्स को देश में लगाने का हो, तो इन सब की वजह से देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में हम लोग अग्रसर हैं, ये मानते हैं आप? सर देखिए, ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया इज़ अ लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री, आपको पता ही है सर। और यहाँ पर कंजम्पशन बहुत है ना, यूसेज बहुत है ना। तो उसको देख करके अगर हम मान के चलें तो ऑब्वियसली हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाने चाहिए अगले 1 साल में। और अगर हम इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग पे भी काम करें, स्टार्टअप्स को लेकर के साथ चलें, एमएसएमई को लेकर के चलें, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्योंकि टैक्स कलेक्शन जीएसटी में आप देख ही रहे हो सर, 2 लाख करोड़ से ऊपर का जा रहा है जी। और कोविड के बाद में जितनी जल्दी हम लोगों की अर्थव्यवस्था संभली है, शायद मेरे ख्याल से किसी कंट्री में नहीं इतनी जल्दी सर ग्रोथ आई है। पूरा श्रेय मोदी जी को देंगे? सर देखिए, मैं तो हर भारतीय को दूंगा इसका श्रेय, और मोदी जी का तो कुशल नेतृत्व तो है ही। हम तो ये बात कहेंगे ही सर। सर एक कठिन सवाल है, जो एआई टूल्स अभी आया है, तो उससे जो भारत की जो मानवीय शक्ति है, जो मानवीय पौरुष है, उससे लाभ मिलेगा या उसका नुकसान होगा? देखिए श्रीवास्तव जी, अब इस पे बड़ा एक आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। ये हम लोग यही मान रहे थे कि इससे आदमी की खुद की क्षमता कम होगी, खुद की क्षमता कम हो जाएगी, वो एआई पे बेस्ड हो जाएगा। लेकिन अभी आप अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी को सुनिएगा, एआई पे बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया उन्होंने, अभी संसद में बोला, व्हाट इज एआई? एआई इज अ डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा। अब डाटा बैंक बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा। अब डाटा आप किसी भी चीज़ का लीजिए, चाहे आपको एआई में कोई चीज़ बनानी है, कोई यूज़ करना है, कोई कुछ करना है, या केस लॉज कोई ढूंढना है। सपोज मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता हूँ कि भाई मेरे को इनकम टैक्स में ये केस में दिक्कत आ रही है, तो ये एआई मुझे ढूंढ के दे देगा। तो वहाँ डाटा है तभी वो मुझे ढूंढ के देगा, जस्ट लाइक गूगल। लेकिन पोस्टेड है वही दिखाएगा। लेकिन हाँ, अब चीज़ें आसान होंगी, लेकिन आपको भी उतना ही सतर्क रहना है। और जितना आप इसको यूटिलाइज करोगे अपने बेटरमेंट के लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर इसका गलत यूटिलाइज करोगे तो सर ये खराब चीज़ है। और सही अगर सदुपयोग करेंगे, मैं कह रहा हूँ अपने बेटरमेंट के लिए करोगे सर, बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसका उपयोग जो है धीमे धीमे भारत देश में दिखाई देगा सर। और देश में क्या सर हर फील्ड में दिखाई देगा। मैं कह रहा हूँ इवन फील्ड में। हाँ, आप देखिए चार्टर्ड अकाउंट, हेल्थ सेक्टर में मैंने सोचा उसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। सर हेल्थ सेक्टर में तो आप अभी भी देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सर, ऑपरेशंस हो रहे हैं वो टोटली रोबोट्स कर रहे हैं। हाँ, रोबोट्स क्या है सर? एआई है बेसिकली। ठीक है सर। अब आप ये देखिए कि जुडिशरी में भी होगा एआई का यूज, है ना। और चार्टर्ड अकाउंट में भी होगा सर। चार्टर्ड तो सर ऑब्वियसली उन्होंने डाल दिया, नहीं पाएगा कोई आदमी, डाल दिया सर। आप देखिए ना AIS TIS क्या है बेसिकली, वो सारा डाटा आ रहा है, डाटा से वो आपको दिख रहा है। आप पहले क्या होता था कि हम क्लाइंट से पूछते थे, भाई आपने शेयर में काम तो नहीं किया? अरे नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब AIS बता देता है कि भाई साहब आपने 5 शेयर बेचे थे, 10 शेयर बेचे थे। तो एक तरह से पारदर्शिता तो रहेगी। नहीं सर, ये जरूरी है और अच्छी चीज़ है। अब मैं कह रहा हूँ अच्छे के लिए करोगे तो अच्छी चीज़ है, और यदि आप उसका मिस यूटिलाइजेशन करोगे तो फिर ख़राब चीज़ है सर। लास्ट सवाल सर, हमारे भारत देश में GST को लागू की कई वर्ष हो गए, 2017 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन सर अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बना। ट्रिब्यूनल बनना चाहिए सर। ट्रिब्यूनल की रिक्वायरमेंट है और ट्रिब्यूनल प्रपोज्ड है। हम लोग तो सोच रहे थे शायद जनवरी में, क्योंकि ऑलरेडी गाज़ियाबाद बेंच भी बन गई है। गाज़ियाबाद में ट्रिब्यूनल में बेंच आ रही है, और मेरे ख्याल से नॉमिनेट भी कर दिया था। लेकिन किस वजह से डिले है ये तो नहीं कह सकते, पर बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एक्चुअली GST बहुत नया लॉ है, और GST में बहुत जल्दी नोटिफिकेशन से चेंजेस किए गए हैं। हर काउंसिल मीटिंग में, एक साल में करीबन 5 या 6 काउंसिल मीटिंग होती हैं, और हर काउंसिल मीटिंग में कुछ ना कुछ चेंज किया जाता है, जिससे कि लिटिगेशंस बढ़ रही हैं।
अभी आप देखिए बजट में उन्होंने कर दिया कि जो सफारी रिट्रीट वाला एक केस था कि आप कैपिटल गुड्स पे जो कैपिटल असेट बनाते थे, जैसे सपोज किसी ने अपनी बिल्डिंग बनाई कमर्शियल, तो उसका इनपुट ले लेते थे, तो इसने गवर्नमेंट ने मना किया लॉ में, लेकिन सफारी रिट्रीट का एक केस लॉ आया, वो सुप्रीम कोर्ट से भी अलाउ हो गया कि आप ले लीजिए। अब ये जागे जीएसटी वाले, तो इन्होंने इस बजट में बैक डेट से चेंज कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे। अब क्या होगा सर, लिटिगेशंस बढ़ेंगी। जिन्होंने ले लिया होगा ऑब्वियसली बड़ा अमाउंट, सब मान लीजिए सपोज किसी ने 5 करोड़ की बिल्डिंग बना दी सर, तो 5 करोड़ पे मान लीजिए 15% से भी मान के चलूँ तो 7.5 लाख नहीं 75 लाख रुपए आपका आईटीसी आपने क्लेम किया होगा सर। 75 लाख रुपए इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। बस तो उससे बहुत सारे विवाद बढ़ेंगे। तो अब वो क्या है सर, वो यहाँ से तो सुलटेंगे नहीं जी अपील से, वो जाएंगे फिर ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल है नहीं। तो हाई कोर्ट हर कोई जाता नहीं सर। और सर जो सबसे बड़ी बात है, बहुत सारा पैसा पेंडिंग में है विवादों के कारण, ऐसा चलन में नहीं सर। वही कह रहा हूँ ना सर, लिटिगेशंस बढ़ी हुई हैं ऑब्वियसली। कल भी मैंने एक हाई कोर्ट में रिट फाइल करी है अपनी एक क्लाइंट की। क्यों, अगर ट्रिब्यूनल होता तो मैं ट्रिब्यूनल चला जाता। जी। लेकिन अब ट्रिब्यूनल नहीं था जाने का, तो वहाँ किया, वहाँ जाना पड़ा। तो लास्ट सवाल सर, तो जीएसटी के जो स्लैब रेट है सर, उसको कुछ कम करना चाहिए सर। मेरा मानना तो ये है कि सर जो 18-28% वाला है सर, 28% में लग्जरी आइटम्स आप लेते हो, है ना जी, ठीक है। लग्जरी आइटम की एक डेफिनेशंस को आपको डिफाइन करनी पड़ेगी सर, क्योंकि तो मैं मानता हूँ कि ये स्लैब रेट्स को सर एक जस्टिफिकेशन में आना चाहिए सर। सर्विस टैक्स था तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस पे सर 15% जीएसटी था, सर्विस टैक्स था, जो बढ़ करके 18% हो गया। तो एक्चुअली क्या हर आदमी ये सोचता है कि भाई मैं क्यों दूं, तो उसमें क्या है अंडर बिलिंग होती है सर, या फिर वो उस तरीके का वो तरीका नहीं, छुपाव भी करते हैं। हाँ वही अंडर बिलिंग कर देंगे, हाँ, तो शायद वो ज़्यादा कलेक्शन बढ़ेगा। और सर जैसे फ्रिज वगैरह है, मैं सबसे पूछता हूँ, मोटरसाइकिल है, इस पर 18% है, नहीं होना चाहिए सर। देखिए मैं कहता हूँ मोटरसाइकिल है, स्कूटी है सर, ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो आम आदमी यूज़ करता है ना। तो आम आदमी इन पे तो सर मेरे ख्याल से 12% मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। लेकिन सर कर रखा है गवर्नमेंट ने कलेक्शन की वजह से, बात सोचना चाहिए, हाँ इन पे होना चाहिए सर। राइट सर। तो सर बिल्कुल तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ ये बजट हमारा बिल्कुल अग्रसर है, और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उस पर काम किया जाएगा। सर लास्ट सवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना क्यों पसंद किया आपने सर? सर ये किसी और फील्ड में जा सकते ये सर बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये मेरा दुर्भाग्यवश, जैसे दुर्घटना होती है ना सर, ऐसे हुआ था मेरे साथ। एक्चुअली मैं बीएससी सर मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, मैं बीएससी पास हूँ, मैथ्स से मैंने बीएससी किया, और मेरा मेन मोटिव था सर इंजीनियरिंग करना, पर मैं इंजीनियरिंग में नहीं जा पाया। तो इंजीनियरिंग करने के बाद नहीं हो पाया, तो मेरे नाना जी कॉमर्स के लेक्चरर थे, बोले यार सीए कर लो। अब सीए का सी भी नहीं पता था, लेकिन मेहनत किया, नाना जी ने एफर्ट डाला, और सर टू बी वेरी फ्रैंक आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय प्रोफेशन एंड माय रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। राइट। बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और सबसे बड़ी बात है, आज की 21वीं सदी में सर एमबीबीएस से लेकर एसएससी के बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट का मैंने पेपर लीक होना नहीं सुना सर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो एक कोर्स है ना सर, ये बेसिकली आप मान के चलिए एक यूनिक कोर्स है। जैसे आईएएस, मेरे नाना जी ने मुझे क्या सपना दिखाया था मैं आपको बताता हूँ यार, आईएएस से भी ज़्यादा इज्जत होती है सीए की। और आई नो आईएएस बहुत होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया ही 5 लाख के नीचे हैं, जी, है ना। लेकिन मैं मानता हूँ इज्जत बहुत है, बहुत। ये प्रोफेशन इतना नोबल प्रोफेशन है। अभी सर बेसिकली देखिए, जो भी मुझे ये सब प्रोफेशन से मिल रहा है, मैंने यहीं से कमाया, यहीं से सब कुछ किया, और इज्जत इतनी है सर। सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको रिस्पेक्ट, सोसाइटी में रिस्पेक्ट। आप किसी से बताइए कि यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखिए आपकी रिस्पेक्ट आप देखिए फिर। जी। और सर जो सबसे बड़ी बात है, रिस्पेक्ट के साथ साथ हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने पैरों, अपने दिमाग से पढ़कर ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, ये जनता समझती है सर। नहीं ऑब्वियसली सर, देखिए हमारा कोर्स ऐसा है ही नहीं, ये जो यूनिक कोर्स है सर, ये ऐसा है ही नहीं कि कोई भी कर लेगा। यहाँ पर एंट्री बहुत इजी है, लेकिन एग्जिट बहुत मुश्किल है सर। जैसे और कोर्सेज में है ना, आप डॉक्टरी करिए, इंजीनियरिंग करिए, आपको एंट्री मुश्किल है,
जी जी, लेकिन एग्जिट बहुत आसान है। आसान है। लेकिन यहाँ पर क्या एंट्री आसान है, लेकिन एग्जिट जब तक आपका 100% एफर्ट नहीं होगा, तब तक डेडिकेशन नहीं होगा, पास आउट नहीं होगा। आप पास आउट नहीं हो सकते। अहमद जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट सवाल, अभी पिछले महीने जो है आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट गाजियाबाद का चुनाव हुआ था, तो उसकी जो कार्य समिति है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बच्चों के लिए क्या करेंगे? सर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नई समिति में। और जहाँ तक मैं जानता हूँ नविंदु ने बहुत अच्छा काम, नविंदु गर्ग जी ने मेरे कलीग ही रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया। अब उनके डेप्यूटी थे विभूर जिंदल जी, वो चेयरमैन बनेंगे, ऑब्वियसली चेयरमैन बनेंगे इस बार। 2-4 दिन में उनको पदभार देना है, क्योंकि 1 तारीख का शायद एनुअल फंक्शन है। तो 1 तारीख को वो शायद, और मेरी तो उनसे यही गुजारिश है कि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं। लाइब्रेरी बहुत अच्छी बनाई है, सब कुछ अच्छी बिल्डिंग दी गई है। तो बस बिल्डिंग की इर्द गिर्द साफ सफाई भी होनी सर वो उसके लिए प्रदीप साहनी जी ने कुछ एफर्ट्स लिए थे, अभी जो इलेक्शन लड़े थे प्रदीप साहनी जी, तो उन्हीं के संपर्क में रह करके, क्योंकि उन पर नगर निगम का, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का, दोनों का काम है। तो आप मैं कार्यकारिणी से यही कहूँगा कि उनके संपर्क में रहें और उनको साथ में लेकर के इसको कराते रहें टाइम टू टाइम।